Russia, but at the same time, Putin also pursued a policy called policy of Eurasian integration. रशिया ने ये कहना शुरू कर दिया, अपनी यूरेशियन आइडेंटिटी को एम्फसाइज किया और यूरेशियाई एकीकरण की बात करी. And Putin proposed the idea of a Eurasian Union in 2005, which was later on established in 2011, and it was to be a trade and political bloc, a rival to US and the West. तो यूरेशियन यूनियन के माध्यम से, यूरेशियन संघ के माध्यम से पुतिन ने एक और नीति का अनुसरण प्रारंभ कर दिया, और वो ये था कि पश्चिम जो कि अपने नेटो और फिर यूरोपियन यूनियन के माध्यम से उसके अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हस्तक्षेप बढ़ा रहा था, तो कैसे एक व्यापार और राजनीतिक गुट का निर्माण कर दिया जाए और वो यहाँ के देशों को एक साथ रख सके. 2012 में जब पुतिन फिर से प्रेसिडेंट चुने गए रशिया के, तो ये वो समय था जिस समय तेल की कीमतों में गिरावट आ रही थी. जो पहले के दौर मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए, ये वो पीरियड्स हैं जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे और एनर्जी से बहुत आय हो रही थी रशिया को, और इकोनॉमी उसकी रिसर्जेंट हो गई थी. इसीलिए पुतिन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, लोकप्रियता बहुत अधिक थी, क्योंकि देश में आर्थिक स्थिरता आ रही थी, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, देश खुशहाली की ओर लौट रहा था. पर 2012 का ये समय है जब फॉल ऑफ ऑयल प्राइसेस हुआ था एंड इकोनॉमी ऑफ रशिया बिगैन टू कोलैप्स. आर्थिक प्रगति रुक गई थी रूस की, एंड देवर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट. लोग रूस में अब पुतिन का विरोध करने लगे थे, सरकार का विरोध करने लगे थे. तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन रूस के अंदर हो रहा था. तो इस समय पुतिन के सामने जो चैलेंज था वो केवल यही नहीं था कि अपने ग्रेट पावर स्टेटस को एक्वायर करें रशिया के और उसको मेंटेन करें, बट ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ हिज ओन रेजीम. दो उनके सामने चैलेंज थे कि जो वो धीरे धीरे रशियन ग्लोरी को रिगेन कर रहे थे, या रशियन ग्रेट पावर स्टेटस को पाने की कोशिश में लगे हुए थे और फिर उसको उनको मेंटेन करना था. तो ये तो उनके सामने चैलेंज था ही, पर एक चैलेंज उनको के सामने ये भी आ गया था कि अब उनको अपनी सत्ता को बचाना है. और कैसे क्योंकि वो 8 साल पहले ही रह चुके थे, बीच में वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, और अब उनको पहली बार डोमेस्टिक प्रोटेस्ट को देखना पड़ रहा था, झेलना पड़ रहा था. तो इसलिए कंटिन्यूएशन ऑफ रेजीम बिकेम हिज प्रायोरिटी नाउ, एंड देयरफॉर he adopted a different foreign policy in his term now, and ये एक चेंज आया रशियन फॉरेन पॉलिसी में, और वो ये था कि नाउ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पुतिन was a nationalist and Eurasianist foreign policy. This is very important. एक राष्ट्रवादी और एक यूरेशियनवादी विदेश नीति या यूरेशियाई विदेश नीति. नेशनलिस्ट का मतलब यहाँ पर है कि रशियन आइडेंटिटी पर बल दिया पुतिन ने, रूस की अपनी पहचान. कि रूस, दो मतलब निकलते हैं इसके. एक तो ये है कि रूस को रूसी रहने दिया जाए, इसमें पश्चिमी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात है कि रशियन आइडेंटिटी को कहाँ से खतरा हो सकता है, पश्चिम से, अमेरिका से. तो इसलिए एक एनिमी इमेज देने की कोशिश वेस्ट को यहाँ से शुरू हो जाएगी, वी वर्सेस देम, हम लोग वो लोग. तो ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी पुतिन की होगी, एंड ऑल्सो यूरेशियनिस्ट फॉरेन पॉलिसी. यहाँ पे यूरेशियन आइडेंटिटी पर भी बल देना शुरू होगा ताकि उन सारे देशों को वो अपने साथ जोड़ सके जो यूरेशिया में आते हैं. तो ये एक ग्रैंड विजन था, एक बड़ी दृष्टि लेकर अब वो आगे बढ़ रहे थे कि यूएस को के साथ कैसे कम्पीट किया जाए, कि यूएस अगर वेस्टर्न ब्लॉक को लीड कर रहा है तो कैसे रशिया उसको चैलेंज कर सकता है यूरेशियन ब्लॉक को लीड करके. अब जब हम यूरेशियन आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इसमें यूरोप के देश भी बहुत आ जाएंगे और एशिया के भी हो जाएंगे. तो उस अमेरिका से भी बड़े एक गुट को लीड करने की कल्पना या
योजना पुतिन ने रखी, और आप जानते हैं कि इस तरह से फोकस जो होता है वो डाइवर्ट होता है, तो उन्होंने इस दौरान ये करना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वो समय था जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड देख चुका था, और अमेरिका भी इस पीरियड में कोई मिलिट्री इंगेजमेंट्स उसके नहीं दिखाई दे रहे थे। और ऐसे समय में रशिया अंडर पुतिन जो था उसने एक बहुत आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। Aggressive stance was adopted by Russia, and muscle flexing by Russia, military interventions by Russia, a series of military interventions। हमें दिखेगा इस दौर में कि किस तरह से पुतिन के नेतृत्व में रूस ने सैनिक हस्तक्षेप किया बहुत सारे देशों में। सबसे पहले तो जो होगा वो है यूक्रेन में, रशियन इंटरवेंशन इन यूक्रेन होगा 2014 में, जिसको माना गया एडवेंट ऑफ कोल्ड वॉर 2। इतने संबंध खराब हो गए पश्चिम के साथ, विशेष रूप से अमेरिका के साथ, कि कहा जाने लगा कि ये दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत है। दूसरा था एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, अगेन 2014, क्रीमिया का अधिग्रहण। थर्ड वॉज मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया, सीरिया में सैनिक हस्तक्षेप 2015, एंड देन द सो कॉल्ड इंटरफेरेंस इन यूएस इलेक्शंस 2016। 2016 में कहा गया कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किस तरह से पुतिन ने उसमें बहुत दखलंदाजी करी थी, और उनका ये प्रयास था कि हिलरी क्लिंटन ना जीतने पाए। तो ये सारे हैं। अब ये मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ये सब अवेलेबल है, आप पढ़िए कि रशिया का यूक्रेन में क्या इंटरवेंशन रहा, व्हाट वर द इश्यूज इन्वॉल्व एंड व्हाट वर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस। और दूसरी बात है एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, इसको ज़रूर पढ़िए आप कि किस तरह से क्रीमिया को, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन बहुत थी, तो उनको लेने की कोशिश। और जो मैंने शुरू में आपसे लिटिल रशिया की बात करी थी कि येल्त्सिन के समय में ये शुरू हो गया था, पर लिटिल रशिया इतना तब नहीं था। लिटिल रशिया एक्चुअली ये यूक्रेन और का जो रीजन है उसके आसपास की टेरिटरी है, उसको कई बार डेरोगेटरी सेंस में यूज करता रहा है रशिया, और उनका मानना ये रहा है कि ये रशिया का ही एक हिस्सा है, मतलब आपकी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, और द एंटायर रीजन इज इनहैबिटेड बाय रशियन स्पीकिंग पर्सन्स, रशियन पीपल। सो रशिया हैज अ क्लेम ऑन दिस, ऑन द यूक्रेनियन टेरिटरी, स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन में। अगर हम देखें पूर्वी यूक्रेन में रूसी लोग रहते हैं, रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनकी लॉयल्टीज जो हैं वो रशिया के प्रति हैं, तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है। और यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेड बास्केट कहलाता है यूरोप का, और एक गैस पाइपलाइन होकर वहाँ से जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है यूक्रेन की, तो इसलिए अब आप उसको पढ़िए। और क्रीमिया को कैसे लिया रशिया ने, फिर सीरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया, और आइसिस के पीछे हटने में रशियन इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, और किस तरह से रशिया ने ईरान के साथ मिलकर सीरिया में काम किया, उसी को कहा गया रशिया शिया अलायंस। तो ये सारी बातें आप अपने आप पढ़ सकते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि रशिया और यूएस रिलेशंस आर एट देयर लोएस्ट पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय में रूस और यूएस के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, और अगर रशिया के संबंध अच्छे हैं किसी के साथ, तो इस समय सीरिया है, ईरान है, टर्की है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इन सारे देशों के साथ हैं। भारत के भी संबंध पहले से बेटर हुए हैं रशिया के साथ। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है जो मेन हाइलाइट्स हैं। अब इनके डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, आपको बुक्स में इनके बारे में मिल जाएगा। तो रशियन फॉरेन पॉलिसी, सोवियत फॉरेन पॉलिसी, फिर उसके बाद उसमें क्या बदलाव आता है इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब हम फेज देखते हैं प्रो वेस्ट फॉरेन पॉलिसी, और फिर किस तरह से पुतिन के आने के बाद एक ग्रेट पावर स्टेटस के लिए दौड़ शुरू हो जाएगी, और एग्रेशन आएगा फॉरेन पॉलिसी में, एसर्शन आएगा फॉरेन पॉलिसी में, और एक आगे चल के नेशनलिस्ट और वो यूरेशियनिस्ट फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी टू चैलेंज यूएस। 2012 में